गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केटीएम सर मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पिछले बार की तरह हर एक क्लास में जिस तरह स्वस्थ मस्त और व्यस्त होते हैं उसी तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और पीछे के बैकग्राउंड को देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में बताया था, हमारी स्ट्रेटजिक जीके की क्लास आएगी और स्ट्रेटजिक जीके में सबसे पहले जो अभी एग्जामिनेशंस होने हैं वो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस को लेकर के एग्ज़ाम होना है। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए हम सबसे पहले बिहार एसएससी की बात अगर करें तो मैं स्ट्रेटजिक जीके की शुरुआत में करूंगा, इंडिया से नहीं करूंगा, मैं बिहार से करूंगा। और बिहार से मोस्टली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बिहार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें तो श्योर अनसर्टन होता है कि एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी अगर बीएसएससी की बात करें तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि 12-13 सवाल जो हैं वो रहते ही रहते हैं। स्टैटिक जीके से 16 तक सवाल आए हैं जिसमें से 4 सवाल बिहार के होते हैं, तो 4 सवाल कम नहीं होता, एक एक सवाल से बच्चा सेलेक्ट होता है। तो मुझे सिलेक्शन, हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने से मतलब है तो उस दिशा में चाहे बीपीएससी की भी क्लास क्यों ना हो, आप बीपीएससी का भी एग्जाम देंगे, टीआरई का भी एग्जाम क्यों ना दें आप, उसके लिए भी बिहार स्पेसिफिक आपको पढ़ना ही होगा। इसलिए बिहार से हम शुरू करते हैं। उसके बाद भारत में हम आएंगे, भारत के प्रतीक चिन्हों को पढ़ेंगे और भारत के जो एम्ब्लेम्स हैं उनको जानेंगे। फिर भारत के थोड़े थोड़े राज्य विशेष की बात करेंगे, नाट्य, नृत्य, शास्त्रीय संगीत सब की बात करेंगे, है ना। तो अभी बिहार से शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास बिहार से शुरू होगी। बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार के भौगोलिक परिचय में पहले मैप देखिए, थोड़ा बहुत ठीक होगा मैप, हो सकता है परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप देखेंगे। बिहार के बारे में अगर मैं बताऊं तो बिहार बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भूमि है। तो आप इसको नोट डाउन करें। कुल क्षेत्रफल 2.86%। ठीक, 2.86% जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये भूमि है। ठीक है, ये भूमि है, एकदम नोट डाउन करते जाइएगा। ये वन लाइनर की तरह होता है। स्ट्रेटजी में जब भी आप पढ़ेंगे तो वन लाइनर ही पढ़ेंगे और 2-3 सवाल तो पक्के होते ही हैं, है ना। एम्ब्लेम से भी जब भारत भी हम कराएंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि एम्ब्लेम से भी कैसे 3 से 4 सवाल आपके पक्के होते हैं। तो कुल क्षेत्रफल कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का? 2.86% वो क्या है? भूमि है ना। बिहार पूरे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और यूटी को अगर मैं मिला दूं तो यह 13वां बड़ा राज्य बन जाता है। तो सेकंड पॉइंट आपका होता है 12वां, यूटी के साथ 13वां, यूटी के साथ। यूटी तो आप समझ ही रहे होंगे, यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरीज जब 2019 में विधेयक आया और कानून पारित हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर अधिनियम आया था, जम्मू एंड कश्मीर विधेयक आया था, जिसमें पहले हमारे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। 29 राज्य, दिल्ली को मिला के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से बिहार भी स्टेट। बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे के लिए काफ़ी जोर शोर से पुरजोर मांग होती रही है। आज से नहीं, लगभग 15-20 सालों से ये मांग उठती रही है। पहले भी मांग हो रही थी लेकिन 20 सालों में ये ज़बरदस्त मांग पकड़ा है। अब आगे देखेंगे, इलेक्शन होने वाला है, इसके बाद क्या होता है। अभी तक तो ये पूर्ति नहीं हो पाई है, बाद में देखा जाएगा, है ना। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल लिखिए। थर्ड पॉइंट होगा आपका बिहार का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, m×m, इसीलिए ये क्या हो जाता है? m स्क्वायर। इसीलिए मैंने m लिखा। ये किलोमीटर में है और SI मात्रक जो है वो मीटर में होता है। SI की बात हम कर रहे थे। ये
किलोमीटर में, ठीक है, लंबी दूरी है तो किलोमीटर में हम नापते हैं। तो कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, मैदान है। टोटल एरिया का 97.29%, 97.29% जो है कुल मैदानी भाग है। काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में मैक्सिमम जो पार्ट है वो मैदानी भाग ही है। जो मैदान होगा गंगा का मैदान है और जो जलोढ़ मिट्टी से परिपूर्ण है और यह काफ़ी फर्टाइल है। बिहार का 97.29% जो है आपका वो टोटल एरिया का हिस्सा जो है ये मैदान है। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल, मैदानी भाग का क्षेत्रफल आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैदानी भाग का क्षेत्रफल, बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल 90,650, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर है। 90,650 मैदानी भाग का क्षेत्रफल। पॉइंट टू बी नोटेड, ये करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैदानी भाग का क्षेत्रफल 90,650, बार बार दोहराने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। 90,650। जनसंख्या के अनुसार यह थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। नॉर्थ और साउथ की थर्ड लार्जेस्ट लिख लीजिए, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। अब डिस्टेंस की बात करें, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसकी बाउंड्री कितनी है? तो बाउंड्री अगर मैं जाऊं नॉर्थ टू साउथ, N2S, N2S जो है 345 किलोमीटर है। N2S कितना है? 345 किलोमीटर है जी। N2S कितना है? 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है N2, ये इसकी नॉर्थ टू साउथ। और इसकी ईस्ट टू वेस्ट जो है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस जो है वो 483 किलोमीटर है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग चौकोर बनता है, थोड़ा फर्क है, 150 का फर्क होता है और ये चौकोर बन जाएगा। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक मीन्स कहीं से भी समुद्र या पानी नहीं है, बीच में हाँ नदियां हैं वो अलग है, उससे नहीं होता है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कहीं भी समुद्र या कोई सागर नहीं है, महासागर कुछ नहीं है, तो ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है ना। यहाँ के प्रमंडल जो हैं, ठीक, उससे पीछे मैंने एक दिया था आपको, वो देखेंगे आप। हाँ, ये मैंने बताया था, जो ये राज्य जो हैं यूपी से 8 जिले, यूपी से 8 जिले जो हैं वो मिलते हैं, बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन आता है यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो किससे शेयर करता है बिहार का? तो यूपी है ना, और झारखंड। यूपी और झारखंड से मैक्सिमम नंबर ऑफ जिले हैं, अधिकांश जिले, सर्वाधिक जिले 8 हैं जो शेयर करते हैं, बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल से 3 जिले शेयर करते हैं, नेपाल से 7 करते हैं, नेपाल से 7 करते हैं, यूपी और झारखंड से 8 करते हैं, वेस्ट बंगाल से 3 करते हैं। इसको याद देख लीजिए, और कमोबेश यही चित्र है आपके पास और बना हुआ, ये भौगोलिक परिचय है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी लिखवा देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएं। लैंडलॉक स्टेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट हाँ 483 किलोमीटर, ये बाउंड्री, ये हाँ डायमेंशन हो गया इसका, जो चित्र है उसमें। नेक्स्ट, ठीक है। प्रमंडल, प्रमंडल डिवीजन होता है। डिवीजन कितने हैं? 9 हैं।
जिले, जिले भी लिख लीजिए, जिले। डिस्ट्रिक्ट, 38 जिले हैं। प्रमंडल 9 है। अनुमंडल, अनुमंडल 101 है। ठीक है, ये सारे आंकड़े हैं, ये ऐसे भी मिल जाता है आपको। हाँ, जो जरूरी है, ये ब्लॉक्स कितने हैं, प्रखंड, ये प्रखंड टोटल ब्लॉक्स हैं 534, 534, ये याद रखिएगा। ब्लॉक्स कितने हैं, 534। हाँ, कितना कौन जिला मिल रहा है वो तो अब मैंने आपको बता ही दिया, 38 जिले हैं। ठीक है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। क्लियर? ठीक। जी बोलिए। हम्म अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा साझा कौन करता है, 8 करता है, 8 यूपी और झारखंड, यूपी और झारखंड अधिकतम 8, 8 जिले हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट जो सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। क्लियर? ठीक। बिहार नेपाल सीमा की बाउंड्री कितनी है, इसको लिखिए। बिहार नेपाल सीमा की बाउंड्री, बिहार नेपाल सीमा 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है बिहार से नेपाल। 729, 729, हाँ 729 किलोमीटर। IMP काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, 2 बार स्टार लगाता हूं मैं। 729 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है, तो मैंने बता दिया 8 करते हैं, यूपी और झारखंड। हाँ हाँ ठीक। अब भौतिक आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक आधार पर अगर मैं बोलूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, भौतिक आधार पर अगर मैं बोलूं तो बिहार को भौतिक आधार पर फिजिकली बिहार को कितने भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सोमेश्वर की पहाड़ियां, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये भौतिक आधार पे है। ठीक है, दूसरा है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, सबका लोकेशन अभी लिखवा रहा हूं मैं, गंगा का मैदान। और तीसरा है दक्षिण का संकीर्ण पठार, संकीर्ण पठार। ठीक है, या पठारी, दक्षिण का संकीर्ण पठार, ये आपके पास है। ठीक है, फिजिकली इतने पार्ट में बांटा गया है। चलिए, अब सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण, 1 में देता हूं, वेस्ट चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, बेतिया है। DM 1 है, लेकिन SP जो है वो 2 हैं, बघा भी है, अर्ध जिला है, वहाँ भी SP का है, क्योंकि सिचुएशन वहाँ की क्या होती है, काफ़ी कठिन होती है। पुलिस जिला 2 है यहाँ, और जो DM के लिए क्वार्टर होता है, DM हेडक्वार्टर जो है उसमें बस 1 है DM, और यहाँ पे हैं वो बेतिया में रहते हैं। तो वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ये वेस्ट चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, सोमेश्वर की पहाड़ी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी, दून, दून हरहा घाटी, दून हरहा घाटी, और तीसरी रामनगर दून, रामनगर दून। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रामनगर दून, है ना।
इसमें लिख दिया सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, हाँ ये बैच तेज ही होगा। इसके बाद पॉलिटी भी लेंगे, पूरा एनटीपीएस और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस की सारी बैचेज जो है लगातार चलती रहेंगी जी। ठीक, सोमेश्वर की जो होंगी वो वेस्ट चंपारण में होंगी। और सोमेश्वर की पहाड़ी को भी हमने क्या किया है, 3 पार्ट में बांट दिया। एक तो सोमेश्वर की पहाड़ी, दूसरा दूनहरा घाटी, और तीसरा रामनगर दून। ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी का उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थान बूढ़ी गंडक है। ठीक है, यहाँ से इस पहाड़ी से गंडक सॉरी, इस पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है सोमेश्वर की पहाड़ी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, इसका उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से ही यह बूढ़ी गंडक नदी उत्पन्न होती है, मतलब ये आती है, उत्सर्जित होती है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 880 मीटर है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंच सोमेश्वर की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी क्या है ना? 880 मीटर है, 880 मीटर है। सोमेश्वर की ना 880 मीटर है। इस पहाड़ी में 3 दर्रे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। इस पहाड़ी में, सोमेश्वर की पहाड़ी में 3 दर्रे हैं, जो सोमेश्वर के दर्रे हैं। ठीक, मारवात का दर्रा है और भीखना, भीखना कोटी का दर्रा है। 3 दर्रे हैं ये। और दर्रा क्या होता है आपको पता है? दर्रा होता है 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता को दर्रा कहते हैं। तो इस पहाड़ी में 3 दर्रे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दर्रे कितने हैं? 3 दर्रे, 3 हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? सोमेश्वर के दर्रे, सोमेश्वर के दर्रे, मारवात के दर्रे, मारवात के दर्रे, और भीखना कोटी के दर्रे। ये 3 दर्रे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। और दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तेज चलेगा ये। 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, यही क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। यही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक, तो सोमेश्वर के बारे में आपने देख लिया, सोमेश्वर के दर्रे की बात हुई। ठीक, सोमेश्वर की घाटी की बात हुई। ठीक है, अब किसकी बात घाटी है? दूनहरा की घाटी। सेकंड नंबर जो हम बात करेंगे, दूनहरा की घाटी। यह सोमेश्वर की पहाड़ी और रामदून के बीच में आता है। सोमेश्वर की पहाड़ी और रामदून के बीच में आएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी जो होगी 240 मीटर की होगी। याद रखिएगा, दूनहरा घाटी की सर्वोच्च चोटी 240 मीटर की है। यह सोमेश्वर की पहाड़ी तथा रामदून बीच के, रामदून ये रामनगर दून के बीच में आता है। आगे करें, हाँ बाद में सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक करके मैं चला दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है? बी नंबर लिख लीजिए, दूनहरा, दूनहरा घाटी। हाँ, सोमेश्वर की घाटी तो बता दिया ना, पश्चिम चंपारण, उसके बारे में तो सब कुछ लिख ही लिए आप। दूनहरा घाटी के बारे में लिखिए। यह सोमेश्वर की पहाड़ी था रामदून के बीच में आता है। सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून, रामनगर दून के बीच में आता है। दून के बीच में क्या आता है? ये दूनहरा घाटी, दूनहरा यही आता है यहाँ पे। ठीक, इस बीच में, क्लियर, इस बीच में आता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कितनी है? 240 मीटर। हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी कितनी है इसकी? 240 मीटर।
जी, सारे एग्जाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बिहार वाले के लिए है। हाँ, चाहे बीपीएससी ही क्यों ना हो, आप क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे आएगा। जब स्वतंत्रता संग्राम आएगा उसमें जो भूमिका आएगी वो भी बताऊंगा मैं। स्ट्रैटेजिक जीके का मतलब ये नहीं होता कि आपको अलग से करवा दिया, वन लाइनर की तरह करवा दिया, हो गया। बाकी जितने भी बिहार से हैं, जो भी वीर कुंवर सिंह भी आएंगे वो भी आएंगे, उसके बाद से बिहार से रिलेटेड जितना भी 1857 की क्रांति में जितने लोग थे, 1947 में जितने लोग थे, संविधान सभा में बिहार से जितने लोग थे, सबकी बात आएगी, सबकी बात करेंगे हम। थोड़े वन लाइनर में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, फिर इस बैच को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और लेंदी हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिहार के लिए सबसे अच्छा है और सबसे कॉन्साइज क्रिस्पी नोट में बना करके लाया हूँ। नोट्स होता ही कॉन्साइज है, बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ ही रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, और इतना पढ़ पढ़ के क्या हुआ है ना। तो हाईएस्ट पिक इसकी क्या है, 240 मीटर है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक ही बुक को फॉलो कीजिए, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो करके आप एग्जामिनेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने से मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हाईएस्ट पिक कितनी है, 240 मीटर है। जी हाँ, ऑफलाइन भी, हाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऑफलाइन भी है। एप्लीकेशन पे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं बता दूं, मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज़ के एप्लीकेशन पे भी आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन में आप बैचेज को ले सकते हैं। आप फ़ोन कीजिए, सीधा फ़ोन कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, या स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर फ़ोन कीजिए, वीडियो पे नंबर चल रहा है उस पर फ़ोन कीजिएगा, और उसके बाद जो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा जो कोर्स फ़ी क्या है। कोर्स फ़ी के लिए आप कमेंट ना करें तो फिर ठीक रहेगा। तो हाईएस्ट पिक सब कुछ फ़ोन पे होगा, या मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे मैं बताऊँगा, और उससे जुड़ जाएँ। तो ऑनलाइन में भी हैं बच्चे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं कोर्स खरीद के। चलिए, हाईएस्ट पिक 240 मीटर है, वो स्पेशल होगा यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब पे तो मैं बोलता हूँ देखने के लिए, यूट्यूब के अलावा वो होगा, ठीक। हाईएस्ट पिक कितनी है, 240 मीटर है आपकी, क्लियर है। बस 2-3 पॉइंट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हाईएस्ट पिक इसकी कितनी है, 240 मीटर। रामनगर दून में आइए आप, रामनगर दून में आता हूँ मैं, सी रामनगर दून, रामनगर दून सोमेश्वर का ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है ना, सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो 240 मीटर है। सोमेश्वर का सबसे दक्षिणी, सदर्न मोस्ट, सथर्न या सदर्न मोस्ट ये हिस्सा है सोमेश्वर का ये सदर्न मोस्ट हिस्सा है, ठीक। और इसकी सर्वोच्च चोटी वही 240 है, 240 मीटर है, ठीक। सदर्न मोस्ट हिस्सा बोले तो वही है। अच्छा, दोआब किसको कहते हैं, क्योंकि दोआब आ रहा है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा जो है, दूसरा मैंने बताया था, हाँ, गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान। वहाँ जो पिक्चर आप देखे थे, पिक्चर देखिए जरा ध्यान से, इस पिक्चर को फर्स्ट पिक्चर मैंने बनाया था, ये फोटोग्राफ, भौगोलिक परिचय, हाँ ये रहा ना, ऊपर में नेपाल जाएगा, ठीक, बीच में गंगा का मैदान है, सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ रहेगी, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो यहाँ है, इस जगह पे सोमेश्वर की पहाड़ी जाएगी, ठीक। यहाँ पे गंगा का मैदान होगा, अलग मार्क से करता हूँ मैं, ये देखिए, ये गंगा का मैदान होगा, ये गंगा का मैदान होगा, ये सोमेश्वर पहाड़ी होगी, ये नेपाल तो है ही आपका, ठीक है, ये गंगा का मैदान है, ठीक। सोमेश्वर और गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं। गंगा का मैदान क्या है, बीच से देख रहे हैं आप, बीच से मैंने लगाया है। तो चलिए, गंगा का मैदान क्या है, बार बार पिक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, एक बार मैंने बना दिया है, ठीक है। 240 मीटर, आगे बढ़े। दूसरा, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान क्या है, सेकंड पॉइंट में, ये बिहार के बीच से गुजरती है, बिहार के बीच से गुजरती है, हाँ ये पवित्र मानी जाती है, माता के समान, बिहार के बीच से गुजरती है, गंगा जी, गया जी गुजरती है, हाँ, गंगा का पानी, हाँ बहुत ही बढ़िया। इतने निर्मल गंगा, नमामि गंगे, कितने परियोजना आए, इतना खर्च हुआ, करोड़ों खर्च हुआ, और फिर भी जो है गंगा निर्मल नहीं हुई, और एक लॉकडाउन जो है पूरे गंगा को निर्मल कर दिया। उसका रीजन क्या था, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था
वो इंडस्ट्री बंद हो गई तो वेस्ट भी गुजरना बंद हो गया और गंगा साफ हो गई, है ना। तो बिना कुछ खर्च किए हुए बंद हो गया, साफ हो गया ना, तो फिर से लॉकडाउन हो जाना चाहिए। तो हाँ, गंगा का मैदान, ठीक, बिहार के बीच से गुजरती है ये। हाँ, गंगा में बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस का ईटर है, वायरस को खा जाता है, इसलिए इसका पानी जो है काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, या बोलूँ कि हमेशा ताज़ा रहता है ना, पीने लायक रहता है। ठीक है, अब तो जो किनारे का हिस्सा है वो काफ़ी गंदा है, फिर भी बैक्टीरियोफेज आपको याद रखना, बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का पानी जो है वो शुद्ध होता है। तो गंगा नदी जो है ये बिहार के बीचों बीच गुजरती है, और अगर इसका मैं पार्ट करूं तो दो पार्ट में कर दूंगा। गंगा नदी का अगर मैं दो पार्ट करूं तो एक दोआब बनाएगी गंगा नदी खुद, ठीक है, दोआब बनाएगी। दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? दो रिवर के बीच में जो जगह होता है ना, लैंड लाइज बिटवीन रिवर्स, टू रिवर्स, इसको दोआब बोलते हैं। तो ये दोआब बनाएगी, और दूसरे रिवर्स, अन्य अन्य भी नदियां जो बिहार में बहती है ना, वो भी दोआब बनाती है। अन्य नदियां, अन्य नदियों का दोआब, अन्य नदियों का दोआब, ये दोआब बनेगा। ठीक है, दोआब क्या होता है लिख लीजिए, लैंड लाइज बिटवीन टू रिवर्स। ठीक, क्या होता है? हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये दोआब ही है, दोआब। ठीक, ठीक है, अब आते हैं बिहार में मैदान का कुल क्षेत्रफल। बिहार में मैदान का कुल क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल 90,650, पहले भी लिखवाया था, 90,650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 90,650 किलोमीटर बिहार में कुल मैदानी क्षेत्रफल। गंगा के मैदान को दो भागों में बांट दिया जाए तो दो भागें कौन कौन सी होगी? उत्तर का मैदान होगा जो हिमालयी नदियों से निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, और दक्षिण का मैदान होगा जो मौसमी नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो अगर दो भागों में मैं बांट दूं तो दो भागें कौन कौन सी होंगी? दो भागें जो बनेंगी आपकी, है ना, मैदान का कुल क्षेत्रफल हो गया, और ये दो भाग जो दो भागों में मैं बांटूं अगर, तो दो भाग अगर होंगे तो वो कौन कौन से भाग होंगे? एक होगा उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, और दूसरा होगा जहाँ ये जो है हिमालयी नदी है, हिमालयी नदी जो है, हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर इससे बना है। ठीक, दक्षिण का मौसमी नदियों के कारण, दूसरा दक्षिण का मौसमी नदियों, सीजनल, सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स के कारण जो बने हैं वो क्या हैं? दक्षिण के हैं। ठीक है, तो उत्तर का मैदान हिमालयी नदियों के निर्माण से हुआ है, नदियों के निर्माण से हुआ, और दक्षिण का मैदान मौसमी नदियों के नदी कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक, बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी अलुवियल सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल से आच्छादित है। अलुवियल सॉइल का दो एक और नाम है जलोढ़ मिट्टी भी है, और जलोढ़ मिट्टी को मैं दो तरह से बांटूं अगर, तो एक को मैं बोलूँगा नवीन जलोढ़ मिट्टी और दूसरा बोलूँगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी खादर होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर होती है, बांगर होती है। काफ़ी बार बीपीएससी में भी आया हुआ है, बीपीएससी जो एग्जामिनेशन होती है ना, उसमें आया हुआ है। प्री का ही क्वेश्चन है लेकिन ये आता ही आता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन प्री में पक्का से पक्का है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, अब पूछेगा चंपारण की मिट्टी कैसी है, अब पूछ देगा आपको बीच में भागलपुर की मिट्टी कैसी है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है आपको पूछेगा, है ना, बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये सब पूछेगा। पिगमेंट स्वैम सॉइल कहाँ मिलता है, ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ये चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उत्तर पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, वो लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आया हुआ, प्री में आया हुआ। जलोढ़ मिट्टी अगर मैं बोलूँ, जलोढ़ मिट्टी बिहार का लिख लीजिए, बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, और कछारी मिट्टी क्या है? कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी को आप जलोढ़ मिट्टी लिखिए, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। और
क्योंकि कछारी मिट्टी से आच्छादित होता है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, है ना। सिल्ट होता है, जलोढ़ होता है। और इसका दूसरा नाम अलूवियल सॉइल भी है, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल है। ठीक है, ये अलूवियल सॉइल भी दो तरह से होंगे। ठीक है, नवीन, एक नवीन होगा और एक पुराना होगा। नवीन को आप खादर लिखिएगा, खादर। ठीक, और ओल्ड, पुरानी को क्या लिखिएगा आप, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को लिखिएगा बांगर, बांगुर या बांगर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न बीपीएससी प्री में आया था, है ना। पिगमेंट, पिगमेंट स्वयं सॉइल, पिगमेंट स्वयं सॉइल कहाँ मिलता है, बिहार के किस भाग में मिलता है पिगमेंट स्वयं सॉइल। ठीक है, ये भी जलोढ़ मिट्टी ही है। पिगमेंट स्वयं सॉइल कहाँ मिलता है, तो आप आंसर देंगे उत्तर पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में, पश्चिमी चंपारण। ये किस तरह की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है पिगमेंट, हाँ, पिगमेंट स्वयं सॉइल। क्लियर? एक बार देख लीजिए, बिल्कुल दक्षिणी। अब एक पार्ट और रहता है दक्षिणी का संकीर्ण पठार। 3 मैंने बताया था आपको, पहला तो बता दिया सोमेश्वर की पहाड़ियां, वो हमने कर लिया, डिटेल्ड में कर लिया। दूसरा गंगा का करा, ठीक, और तीसरा जो हम कर रहे हैं दक्षिण का संकीर्ण पठार, वहां पे फिर चले जाइए, दक्षिण का संकीर्ण पठार। क्या दक्षिण का क्या करना है आपको, संकीर्ण पठार, छोटा सा पठार। ठीक है, छोटा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ये कैमूर की पहाड़ी होगी और छोटा नागपुर की पठार होगा, दो कैमूर की पठार, कैमूर पठार और छोटा नागपुर पठार। ठीक है, कैमूर पठार, ये क्वेश्चन यहां से आता है, दक्षिण कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है, तो आपको आंसर देना है कैमूर का पठार। जी बिल्कुल। और सोन नदी कैसे, सोन नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी कौन, इनको छोटा नागपुर और कैमूर की पठारी को कौन अलग करता है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सोन नदी क्या करता है, तो सोन नदी ही इन दोनों को क्या करता है, अलग करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, चले देखिए, हाँ ठीक, ठीक है। दक्षिण का संकीर्ण पठार, दक्षिण का संकीर्ण पठार, दक्षिण का संकीर्ण पठार, संकीर्ण पठार, हाँ। आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि वीडियोज़ कैसी बन रही है, और इसको और भी कंटेंट को मैं डेवलप कर सकूँ। कंटेंट वैसे तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कंटेंट है, और कंटेंट बहुत हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, आपको कितना पढ़ना है, आपके एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मायने रखता है, बाकी चीज़ मायने नहीं रखती। तो मैं बताऊँ आपको दक्षिण का संकीर्ण पठार, तो अभी जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे बीपीएससी की आ रही होंगी आपको 71st जो है 71st बीपीएससी प्री, उसका फॉर्म भरा गया होगा, मुझे लगता है आपने भर दिया होगा, और उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसके हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ। बाकी एग्जामिनेशंस में भी बिहार के जितने भी स्टैटिक जीके आते हैं क्वेश्चंस, वो इसमें से आएंगे ही आएंगे, और कहाँ से आएंगे बताइए आप, है ना। हाँ, और डिटेल, कई सारी किताबें हैं जो और डिटेल बताती है, और डिटेल बताती है, उतना डिटेल जान के क्या करेंगे, 1300 1500 पेज की किताबें हैं बिहार, केवल बिहार के बारे में, पागल हो जाएंगे पढ़ के। इसलिए आप टीचर्स, हम टीचर्स का क्या काम है, क्रिस्प निकालना है, क्रिस्पी नोट्स बनाना, ताकि आपको जो परेशानी ना हो, है ना। बाकी सब काम तो आप कर ही लेते हैं, आपको बस देखते जाना है, देखते देखते क्या करना है, PYQ लगाना है। चाहे आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी बीपीएससी प्री की क्वेश्चंस को लगाइए, और भी अदर क्वेश्चन को, CGL के क्वेश्चन को लगाइए, NTPC के क्वेश्चन को लगाइए, RRB के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आपके पास आते हैं सभी क्वेश्चंस को लगाते रहिए, और वो क्वेश्चंस लगाने से ही, मॉक टेस्ट देने से ही फायदा होता है, रियल फायदा मॉक टेस्ट में है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, कोई नहीं, जितने मॉक टेस्ट दीजिए, पेपर लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। दक्षिण का संकीर्ण पठार, दक्षिण का संकीर्ण पठार 2 पार्ट में बटेगा, एक कैमूर की पठारी होगी, कैमूर का पठार, कैमूर की पठारी,
और दूसरी क्या होगी आपकी, छोटा नागपुर की पठारी, छोटा नागपुर, हाँ इंग्लिश में छोटा नागपुर लिखते हैं, छोटा नागपुर की पठार, की पठारी, हाँ ठीक, छोटा, ये क्या हो गया, ठीक, छोटा नागपुर की पठारी, ये दो हो गया, ठीक, ये दो पार्ट हो गए। अच्छा क्वेश्चन आता है कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो कर्मनासा, ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट लगाइए, कर्मनासा नदी काफी बार बीपीएससी पूछा है, कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान है ना, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान क्या है, वो कैमूर की पठारी है, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कैमूर की पठारी है, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कैमूर की पठारी है। एक और क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी इन दोनों को अलग करती है, कैमूर की पठारी और छोटा नागपुर की पठारी को कौन सी नदी अलग करती है, तो मेरे दोस्तों आप देखिए सोन नदी, सोन नदी इनको अलग करती है, एकदम क्लियर है, सोन नदी इनको अलग करती है, क्वेश्चंस आने ही आने हैं, सोन नदी इनको अलग करती है। और कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कैमूर की पठारी है, बिल्कुल ठीक, एकदम नोट कर लिया होगा। बढ़े आगे, हाँ ठीक, हाँ थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम में बता दूं, हाँ काफ़ी, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ 40 मिनट, 40 मिनट होता है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 45 मिनट्स होगा तो होगा, ज़्यादा नहीं। ड्रेनेज सिस्टम करा देता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम के बाद छोड़ दूंगा, फिर रिवर्स ऑफ बिहार भी है, रिवर्स ऑफ बिहार आज छोड़ देते हैं, पहले ड्रेनेज सिस्टम को कर देते हैं हम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कर लीजिए आप, लिखिए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में बोल रहा हूँ, सिंधु जल समझौता, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार में नहीं, सिंधु नदी बिहार में नहीं बहती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी अभी आपने देखा होगा कि सिंधु जो जल समझौता को कहा था भारत सरकार ने, हमने रद्द कर दिया है। अब सिंधु जल समझौता को कैसे रद्द किया जा सकता है, क्या ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल नहीं। अच्छा जब समझौता होता है तो दो राष्ट्रों के बीच होता है, दो राष्ट्रों के बीच होता है तो एक राष्ट्र उसको अल्टीमेटली ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, ठीक, और जब दो समझौता होता है तो एक गवाह भी होता है, एक गवाह होता है यानी कि वो इंटरनेशनल काउंसिल जो होगा उसका गवाह रहेगा, यूएन गवाह होगा या कोई और गवाह होगा, तो उसकी मध्यस्थता के बाद ही ये सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मैं अगर ये सरकार बोलती है कि हमने खत्म कर दिया है ना, पानी पानी को तरसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे होगा आप मुझे बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ आप डैम बनाएं, उसके हजारों करोड़ रुपए खर्च है डैम बनाने में, 10 साल 11 साल 20 साल लग जाएंगे पहले तो डैम का निर्माण करने में, सिंधु जल को मोड़ने में, इतना आसान तो नहीं है। और उसके बाद अभी अगर थोड़ी देर के रोक भी लें अंग, तो फिर बरसात में क्या करेंगे बताइए आप, है ना, बरसात को कैसे रोकेंगे? यहाँ तो अपने यहाँ जो पानी आता है उसको नहीं रोका जा सकता, है ना, अपने बिहार में कोसी का जो पानी आता है वो नहीं रुकता, है ना, एक जरा सा एक दिन बारिश होती है और ऑरेंज अलर्ट हो जाता है कोसी के बैराज में, हाँ ठीक, ठीक है, हाँ हर साल बाढ़ आता है लेकिन कोसी के बैराज में ऐसे ही ऑरेंज अलर्ट हो जाता है, रेड अलर्ट हो जाता है। तो जब यहाँ ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या होगी। इसलिए ये बकवास बात है कि पानी पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। हाँ ये बात और है, आप समझौते को खत्म, स्पेशल अगर कुछ ये है, स्पेशली अगर कोई जैसे आतंकवादी हमला हुआ तो हम बोल सकते हैं स्पेशल एक अकेजन है, स्पेशल वो जो है मैं बोलूँ कुछ खास तरह की बातें जो नहीं होना चाहिए, इसके सख्त विरोध में सारे पूरी कंट्रीज खड़ी थी, पूरा देश खड़ा था, सभी लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा हूँ, सभी पूरी दुनिया जो था, पूरी दुनिया आतंकवाद की विरोधी रही है। आतंकवाद पे हमारा जो है हम लोगों ने कमर कस लिया और आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा देना, ये कहीं से भी किसी तरह से ये जायज़ नहीं होती है, तो इसको हम किसी भी तरह से सही नहीं मान सकते। लेकिन हम ये भी तो देखें कि प्रैक्टिकली कैसे रिवर सिस्टम को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसी ड्रेनेज सिस्टम में अगर मैं आऊँ, तो ड्रेनेज सिस्टम में आऊँ तो बिहार आता है, हाँ हाँ सभी सभी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, कैसे खत्म होगा आप बताओ,
हम मिनिस्टर ऐसे ही बोलते हैं, मिनिस्टर तो कुछ भी बोलते हैं। मिनिस्टर को पता क्या होता है, आप बताओ, मिनिस्टर को क्या पता होता है? आईएएस जो बताते हैं, आईएएस जो लिख करके देते हैं उसको पढ़ देता है मिनिस्टर। और मिनिस्टर को क्या जानकारी होती है? जानकारी दी जाती है। मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे होते तो कई बार ऐसा संसद में प्रावधान आया, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम लेकर के आए थे कि कम से कम 10th पास होना चाहिए। एमपीज और एमएलएस को क्या, एमपीज को कम से कम क्या मानी, किस कोई भी पार्टी उस पर सहमत हुई? नहीं, कोई पार्टी, ना बीजेपी सहमत हुई, ना कांग्रेस सहमत हुआ, कोई पार्टी नहीं सहमत हुई। अगर ऐसा होता तो अच्छे पढ़े लिखे लोग आते, तो फिर उनको जानकारी में बोलता कि आता। यहाँ तो हिंदुस्तान को बोलते हैं, हिंदुस्तान का नाम चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो हिंदुओं का है। तो ऐसे ऐसे नेताओं का क्या करना, जानकारी होती भी है फिर भी लोगों को उकसाने के लिए ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार की बात करें आप, तो ड्रेनेज सिस्टम की बिहार में ड्रेनेज सिस्टम दो तरीके से होगा। मैंने बोला था, एक गंगा नदी जो हिमालयी नदी होती है, गंगा नदी जिसमें आते हैं और गंगा नदी आती है, और मौसमी नदियां या पठारी नदियां आती है जिसमें कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और क्यूल है। ठीक, तो ये आपकी आती है मौसमी। हिमालयन नदी में कौन कौन सी आती है? गंगा नदी है, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। ये सारी नदियां क्या है? हिमालयी नदियां हैं। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार में आप लिख लेंगे, 2 पार्ट बनाइए इसका। हाँ, 2 पार्ट बनाइए। हाँ ठीक है, 2 पार्ट बनाता हूं मैं, 2 पार्ट बनाइए। 2 पार्ट में कौन कौन सा बनेगा? एक हिमालयी नदी, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां में कौन कौन? ठीक, गंगा नदी, हिमालयी नदी तो गंगा नदी ही ना, गंगा नदी। और इधर क्या बन जाएगा आपका? मौसमी नदी, मौसमी, हाँ मौसमी, मौसमी, मौसमी नदियां या पठारी नदियां, दोनों लिख लीजिए। मौसमी पठारी दोनों, मौसमी नदियां, पठारी नदियां। ठीक है, सीजनल, सीजनल नदियां होती है, ये हमेशा जो है नहीं लाती है पानी। ठीक है, तो हिमालयी नदी में कौन कौन? गंगा हो गया, घाघरा लिखिए, घाघरा, गंडक, ठीक, बागमती, कमला, कमला, कोसी, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक, कोई छूटा तो नहीं? अब इधर आइए, मौसमी नदियों में कर्मनासा, सबसे पहले कर्म का नाश कर देगा ये, तो इसी को लिखें कर्मनासा, है ना। सोन नदी, इसको नहीं छोड़ना है, सोन नदी याद कीजिए, सोन नदी ही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कर्मनासा और सोन नदी के बीच में रिलेशन बताया था, है ना। तो पक्का एकदम से दक्षिण पठार को याद रख लेना है आपको। ठीक है, कर्मनासा, सोन नदी है, पुनपुन, पुनपुन, ठीक। और कौन है? और बोलिए, पुनपुन के बाद फल्गु, पुनपुन के बाद फल्गु, ठीक। फल्गु के बाद क्यूल, क्यूल, हाँ देखिए, घाघरा, कमला, ठीक, गंडक, बागमती, बागमती, ठीक। इतनी नदियां हैं, महानंदा, इतनी नदियां हो गई आपकी। ठीक है, तो ये सारी नदियां, ये जितनी नदियां, हिमालयी नदियां और मौसमी पठारी नदियां, ये जितनी नदियां हैं, यही ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार को बताती हैं। ठीक है, हाँ, बूढ़ी गंडक, गंडक नहीं लिखे थे क्या? बूढ़ी गंडक भी लिखिए, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। हाँ, एक और नदी अजय नदी भी है, अजय, ठीक है, ये नदी भी है। अब इसको मैं अगर करूं तो बिहार का मैप बनाऊं, तो मैं ऊपर में जितनी नदियां हैं, अगर बीच में से गंगा रिवर को काट दूं, अगर मैं गंगा को काटूं, अगर मैं गंगा को बीच में से काट दूं, गंगा बीच मध्य में अगर गुजर रही है, जा रही है, तो ऊपर जितनी नदियां होगी, ये अगर गंगा नदी है, ये अगर गंगा नदी है आपका, तो ऊपरी वाली नदी क्या हो जाएगी आपकी, जो फर्स्ट पार्ट लिखवाया, और निचली वाली नदी क्या हो जाएगी आपकी, जो सेकंड पार्ट लिखवाया, है ना। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा उत्तर में जाएगा। और दक्षिण में कौन होगा? दक्षिण में आपका होगा अजय, और क्या लिखवाया है? अजय लिखवाया है। और
इधर से आ जाए कर्मनासा, कर्मनासा है आपके पास। बिल्कुल ठीक। तो दक्षिण की नदियां, हाँ देख लें, दक्षिण की नदियां जो है जितनी लिखवाई हैं आपको सारी की सारी, क्यूल, सोन, फल्गु, अजय, कर्मनासा, है ना, पुन, है ना, ये पठारी नदियां जितनी हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इधर नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है। लिखना चाहते दोबारा लिख लीजिए आप। ठीक, हाँ बोलिए। हाँ, गंगा का डिस्कशन कर लें। हाँ, सीधा कर दें इसको, रुकिए इसको मैं ठीक करता हूँ। लीजिए इसको छोटा करके, इसको फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं ना, तो काफ़ी ये संकीर्ण हो गया है ना, भाग गया है काफ़ी। तो इधर लीजिए, ये लीजिए, हाँ इतना तक ठीक है, इतना तक ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए एकदम ठीक है। चलें। तो ड्रेनेज सिस्टम, अब बिहार के बारे में मैंने 2 पार्ट में किया है ना, दोनों पार्ट यहाँ पे, ओहो दोनों पार्ट यहाँ हैं आपके बटे हुए, है ना। पुन, कर्मनासा, फल्गु, कॉमा डाल लीजिए, क्यूल, यहाँ तो डाल दिया ना, बूढ़ी गंडक, घाघरा। ठीक है, चलिए गंगा के बारे में खास जानकारी लेते हैं। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकला हुआ, गंगोत्री हिमानी से निकला हुआ, हिमानी से उद्गम हुआ यानी निकला। हाँ, इधर है तो हलंत है, उधर है तो ग्रह बन जाता है, उद्गम हुआ। ठीक, गंगोत्री हिमानी से निकला हुआ। ठीक है, इसमें भागीरथी और अलकनंदा दोनों से ये निर्मित है। भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, हाँ अलकनंदा, दोनों से ये निर्मित है, दोनों से इसका निर्माण हुआ है, दोनों से निर्माण। ठीक, हाँ बिहार में कितना गंगा नदी बहती है, 2525 किलोमीटर, बहुत ही आसान है याद रखना, 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। और बिहार आपको पता है 445 किलोमीटर होगा। गंगा ईस्ट से चौसा बक्सर एंटर, कहाँ एंटर करती है गंगा, एंटर कहाँ करती है वो पहले लिखिए, है ना। भारत में 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर ये पूरे भारत में, पूरे भारत में, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। बिहार में कितना, बिहार में कितना जल्दी बोलिए, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर बिहार में। हाँ जवाब देना है बिल्कुल, बिहार में 445 किलोमीटर। जवाब नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और इतनी जानकारी तो होनी भी चाहिए ना, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं आप, बिहार में इतनी भी जानकारी नहीं होगी, और यहीं से तो एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है, इधर से ही बनता है ना, जो आप स्किप करते हैं वही फेवरेट क्वेश्चन बनता है और आपको देना है जवाब। बिहार में 445 किलोमीटर ये बनती है। अच्छा, कहाँ ये एंटर करती है बिहार में, चौसा में। बिहार में कहाँ एंटर करती है, काफी इंपॉर्टेंट है, चौसा। चौसा कहाँ है, चौसा का युद्ध याद कीजिए, कहाँ, बक्सर। कहाँ एंटर करती है ये, बक्सर में एंटर करती है ना। बिहार के कितने जिले में ये बहती है, कितने जिले में गंगा नदी बहती है, 12 जिलों में बहती है। एकदम पूरा पूरा एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आया है, 12 जिलों में ये बहती है। यहां मैं लिखता हूं 12 जिलों में गंगा नदी कितने जिलों में बहती है, 12 जिलों में बहती है ना। बिहार के 12 जिलों में बहती है। कहाँ एंटर करती है, चौसा बक्सर में एंटर, में एंट्री, एंट्री लेती है ये बिहार में। ठीक है, हाँ पटना में सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर, लगभग लगभग है 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर पटना में सबसे ज्यादा, बच्चों याद रखिएगा 99 किलोमीटर, हाँ 99 किलोमीटर भाइयों, 99 किलोमीटर पटना में, ये अकेले पटना में बहती है। पटना में सबसे ज्यादा फेमस गंगा किनारे क्या है, सबसे ज्यादा फेमस पूरी दुनिया में,
है ना। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सभी जगह अब नकल भी की जाने लगी है। जहाँ जहाँ लोग रहे हैं, बिहार के रहते हैं, सब जगह वो मनाया जाने लगा वो पर्व, जिसको राष्ट्रीय पर्व की घोषणा कर देनी चाहिए, है ना। अब वो कौन सा है? हाँ, लालू यादव भी वकालत करते थे, हाँ, बिहार से। तो हाँ, लेकिन हो नहीं पाया। नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि इनको राष्ट्रीय पर्व की घोषणा की कर देनी चाहिए। छठ पर्व सबसे ज्यादा फेमस पटना में, है ना। इधर आपका नौगछिया है, उधर पटना है ना। हाँ, बिहार के 12 जिलों से बहेगी, ठीक। पटना में 99 किलोमीटर। अच्छा, एग्जिट कहाँ करती है ये एंट्री और एग्जिट याद रखिएगा। एग्जिट पॉइंट, एग्जिट कहाँ हो रहा है इसका? कटिहार में। एग्जिट कहाँ हो रहा है? ध्यान से। एग्जिट कहाँ हो रहा है? कटिहार में। एक बार देखिए इसको फिर से। 12 जिलों में ये बहती है, 99 किलोमीटर मैक्सिमम। पटना में मैक्सिमम, मैक्सिमम। एग्जिट पॉइंट कहाँ है? कटिहार में। एंट्री कहाँ से लेती है? चौसा बक्सर से, है ना। बिहार में कितना किलोमीटर बहती है ये? 445 किलोमीटर। उसमें से अकेले, है ना, 99 किलोमीटर पटना में ही, है ना। हाँ, ठीक है। 2525 किलोमीटर पूरे भारत में, ठीक है। एग्जिट पॉइंट याद रखिएगा। एग्जिट पॉइंट पक्का से पक्का आता ही आता है, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, पश्चिम। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? बोलिए। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? वेस्ट टू ईस्ट। कहां से कहां बहती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व ये बहती है। हाँ, 2-3 नदियों का जब फटाफट फटाफट करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को रोकेंगे, है ना। ज़्यादा 40 मिनट में बोलता हूँ और फिर ज़्यादा हो जाता है, वो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये। अब आइए घाघरा नदी। हाँ जी, घाघरा नदी, ठीक। घाघरा नदी बिहार की बहुत पवित्र नदी है, ठीक है। यूपी के साथ सीमा साझा करती है। इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यूपी के साथ सीमा साझा करती है, यूपी के साथ सीमा साझा करके सरयू के नाम से जाना जाता है। हाँ, अयोध्या सरयू के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अयोध्या नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या नगर, पूछेगा क्वेश्चन, अयोध्या नगर कहाँ, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बस, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना। आगे बढ़े, घाघरा के बाद आते हैं आप गंडक। गंडक नदी यूपी और बिहार दोनों की संयुक्त नदी परियोजना है। क्वेश्चन आएगा, यूपी प्लस बिहार दोनों की संयुक्त नदी परियोजना में, है ना, कौन कौन सी नदी है? तो पहला नंबर है गंडक नदी, यूपी बिहार की, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है नारायणी नदी, इसका दूसरा नाम भी है। बिल्कुल। हाँ, बोलिए। नहीं, ठीक है। यूपी और बिहार की संयुक्त नदी परियोजना है, ये सरकारी परियोजना है, सरकारी परियोजना है, ठीक है। लिख लीजिए, सरकारी परियोजना है। और इसका दूसरा नाम नारायणी नदी है। दूसरा नाम क्या है इसका? नारायणी नदी। हाँ, आप डिमांड करेंगे तो इसी को रख देंगे ना, इसी को रख देंगे, सीधा सीधा आप डिमांड कीजिए, सेम पीडीएफ को रख देंगे। बट वही है कि पीडीएफ और स्क्रीनशॉट ज़्यादा काम नहीं करता। अभी एग्जामिनेशन से तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बनाइए और फटाफट फटाफट जल्दी, ये क्रिस्पी नोट्स है, बहुत जल्दी खत्म होगा आपका, बहुत जल्दी, बहुत क्लैरिटी वाला नोट्स है, लंबे लंबे नहीं है। अब इसके बारे में, घाघरा के बारे में लिखा है, कहाँ लिखा है? 2 पॉइंट है। गंडक के बारे में कहाँ लिखा है? 2 पॉइंट है। तो ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं, जो परेशानी वाली बात है ना। करते रहिए इसको। नेक्स्ट पेज बढ़े, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ,
हम्म है, ठीक है। दूसरा नाम इसका नारायणी नदी है। अब यहाँ कुछ फैक्ट आएंगे गंडक नदी में। दूसरा नाम नारायणी नदी। वाल्मीकि नगर से बिहार में यह प्रवेश करेगा। बिहार में प्रवेश, एंट्री कहां से करेगा? वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से। पश्चिम चंपारण जानते ही हैं आप, है ना। वाल्मीकि नगर से प्रवेश करेगा। वेस्ट चंपारण में इसी नदी पर क्या बनाया गया है? त्रिवेणी बांध है। क्वेश्चन आएगा त्रिवेणी बांध। त्रिवेणी बांध किस पर बनाया गया है? इसी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? हम्म, जी बिल्कुल, हाँ। वेस्ट चंपारण में इस नदी का त्रिवेणी बांध है जो भैंसा लोटन में स्थित है। त्रिवेणी बांध कहाँ है? एकदम से क्वेश्चन आएगा। भैंसा लोटन में। कहाँ है? भैंसा लोटन में। कहाँ पर है? भैंसा लोटन स्थान पर यह स्थित है। कौन? त्रिवेणी बांध। वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश हो रहा है, वाल्मीकि नगर में ही ये बांध है ना। बिहार में ये कितना बहेगी? 630 किलोमीटर। 630 किलोमीटर बिहार में बहाव है। बिहार में बहाव कितना है? 630 किलोमीटर। बिहार में बहाव कितना है? 630 किलोमीटर। जल्दी से लिखिएगा, 630 किलोमीटर बिहार में बहाव है गंडक का। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम्म पटना में यह जाकर के गंगा से मिल जाती है। पटना में मिलती है। पटना में गंगा से मिलेगी ये, गंगा से मिल जाती है। क्लियर है? अच्छा, ये सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? एक क्वेश्चन और आया था बीपीएससी में, है ना, कि घड़ियाल प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा फेमस नदी, घड़ियाल प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से किस नदी को चुना गया? तो घड़ियाल प्रजनन के लिए, है ना, घड़ियाल, हाँ मगरमच्छ जैसा प्रजाति है, घड़ियाल प्रजनन के लिए किसको चुना गया? है ना, इसी नदी को, गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। हम्म बिल्कुल एटम बॉम्ब है ये, पूरा समझिए कि हाँ एटम बॉम्ब होता है ना जो 10th में लेके जाते हैं एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले, वैसा ही समझिए। बिहार के लिए पूरा स्टैटिक जीके मैं दूंगा, इसके बाद भारत के लिए आएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, सीजीएल सीपीओ सारा कुछ, और डायरेक्ट ही सीजीएल सीपीओ का क्वेश्चन ही एनटीपीसी का क्वेश्चन ही डालेंगे और क्वेश्चन मार्क करके देंगे उसको आपको हम। पहले इसको देख लीजिए, बिहार के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी के लिए भी बैच लेकर के आऊँ। पॉलिटी में भी आर्टिकल्स को जो है, आर्टिकल 1 पूरे के पूरे आर्टिकल को शुरू से अंत तक हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। चलिए आइए, ठीक है। बूढ़ी गंडक अच्छा, बूढ़ी गंडक बताने से पहले मैं पूछूं आपसे, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल क्या है? क्या है, सॉरी, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल क्या है? हाँ अभी आपने बताया था। हाँ, बोलिए, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, सोमेश्वर की पहाड़ी है यह उद्गम स्थल, और बागमती से यह संगम करती है ना। बागमती से यह क्या करती है? संगम करती है। नेक्स्ट पेज आते हैं हम लोग। उतारिए। बिहार में बहाव, हाँ ठीक है, बिहार में बहाव 630 किलोमीटर है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। हाँ बढ़ते हैं, ठीक है। बूढ़ी गंडक पे हैं, बूढ़ी गंडक का भी 2 पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है इसका, और बागमती के साथ संगम करती है। हाँ ठीक है। हम्म बूढ़ी गंडक लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख लिया होगा आपने। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर की पहाड़ी से
है ना। सोमेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होगा, है ना। यह बागमती के साथ संगम करती है ना। बागमती से संगम करती है और कहाँ से बहते हुए आएगी ये, है ना। वेस्ट चंपारण से, वेस्ट चंपारण से बहती हुई आएगी बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा। कहाँ से बहती हुई आएगी, WC से, वेस्ट चंपारण से बहती हुई आएगी, वेस्ट चंपारण से बहती हुई आएगी, बहती हुई आएगी, बहती हुई आती है, ठीक है। और कहाँ ये संगम करती है, बागमती में संगम, बागमती में संगम। बस, हाँ, बागमती में बालू का अंश ज्यादा पाया जाता है, बागमती में ये संगम कर लेती है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक के साथ संगम करती है, उसमें पॉइंट भी आपको कुछ नहीं लिखाना है, बागमती में अभी नेक्स्ट बागमती ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा पॉइंट नहीं है, WC वेस्ट चंपारण है, ठीक है। बागमती में ये संगम कर लेती है। अब बागमती आ जाए, बागमती ज्यादा नहीं है, बागमती बालू का अंश इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक। बागमती में बालू का अंश, अब ऐसे भी याद रखिए, बालू, बालू का अंश ज्यादा मिलेगा, बागमती बालू का अंश ज्यादा मिलेगा, बागमती में बालू का अंश ज्यादा मिलेगा। और यह बूढ़ी गंडक से संगम करती है, बूढ़ी गंडक से संगम होता है इसका, किसका संगम, बूढ़ी गंडक से संगम होगा इसका, बस। हाँ, ठीक। कमला नदी, फटाफट देखिए, कमला नदी, ठीक। कमला, कमला, कमला कहाँ से आती है, कमला का महाभारत श्रेणी, नेपाल का महाभारत श्रेणी, नेपाल महाभारत श्रेणी, नेपाल महाभारत श्रेणी उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या है इसका, नेपाल महाभारत श्रेणी। किससे संगम करेगा, कमला किससे संगम करती है, कोसी से संगम करती है, कोसी से संगम होगा, कोसी से मिल जाती है, ये संगम करती है, नदियों के मेल को संगम बोलते हैं, ठीक। तो कोसी से यह संगम करेगी, ठीक है। देखिए, ठीक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलेगी, वेस्ट चंपारण से बहती हुई, और सोमेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होगा, बागमती में यह संगम करेगी, बागमती बालू का अंश ज्यादा होगा, और बूढ़ी गंडक में संगम होगा, कमला नेपाल महाभारत श्रेणी से उद्गम स्थल होगा, और कोसी के साथ इसका संगम होता है ना। कमला के बाद, ठीक है, इतना देखिए। हाँ, फिर और एक और इंपॉर्टेंट नदी बच रहा है, बोलिए, करा दें, वो कैसे छूटेगा, कोसी नदी। टोटल कितनी रिवर्स थी वहां पे, एक मिनट, जस्ट मिनट, मुझे देखने दीजिए, टोटल कितना मैंने लिखा था, टोटल कितने रिवर्स की बात हुई थी, कहाँ गया रिवर्स, बैग, एक, तो हाँ निकल। तो अब देखें, एक मिनट, जस्ट मिनट में देखूं कितना था ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट, अगर मैं नहीं मिलूं यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम, मैदान, ड्रेनेज सिस्टम में मैंने कितना लिखवाया, 6 लिखवाया, 7 लिखवाया था। हाँ, हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी, बूढ़ी गंडक हो गई हमारी, ठीक है, बूढ़ी गंडक पूरी है, घाघरा, कमला, कोसी, कोसी की बात कर लेते हैं, महानंदा गंडक, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है, कोसी की बात कर लेते हैं, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी को सप्त कोसी नेपाल में कहा जाता है, कोसी को सप्त कोसी नेपाल में बोलते हैं, सप्त कोसी नेपाल में बोलते हैं, ठीक है, या सप्त कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी दोनों बोला जाता है, सप्त कौशिकी या सप्त कोसी दोनों नाम है, ठीक है। कोसी को नेपाल में सप्त कौशिकी या सप्त कोसी बोलते हैं। यह 7 धारा से, सप्त 7 होता है, सप्त 7 को बोलते हैं,
अष्ट 8 को बोलते हैं, पंचम 5 को बोलते हैं, चतुर्थ 4 को बोलते हैं, वैसे ही सप्त 7 को। यानी कि सप्त धारा से, 7 धाराओं से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम सप्तकोशी है। यह बिहार का श्लोक भी है, 7 धाराएं हैं, 7 धाराओं से निर्माण है, धाराओं से निर्माण। ठीक, यह बिहार का शोक है। इसका डायरेक्शन कब बदलेगा कुछ पता नहीं है। बिहार का शोक क्यों डायरेक्शन लेस है ये, 200 साल 500 साल 2000 साल पुरानी ट्रैक ले लेती है, जैसा 2008 में लिया था ना। तो कई साल पीछे जो है अगर कभी ना कभी वो रास्ता था तो वो रास्ता फिर से ले लेती है। तो बिहार का शोक है। उद्गम स्थल काठमांडू के गोसाई स्थान प्राप्त, यहां से प्राप्त होता है। काठमांडू उद्गम, उद्गम होगा आपका काठमांडू के गोसाई स्थान, काठमांडू के गोसाई स्थान, गोसाई स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है, गोसाई स्थान है। ठीक है, यह 7 धाराओं से मिलकर बना होगा। यह नदी गंगा में कटिहार के कुरसैला नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। गंगा में, कटिहार में कहाँ मिलती है? कटिहार में कुरसैला नदी में, कटिहार में संगम कहाँ हो जाता है इसका? कुरसैला नदी में मिल जाती है। सॉरी, कुरसैला जगह है, कटिहार में कुरसैला में गंगा नदी में मिल जाती है ना, गंगा नदी में मिल जाती है। कुरसैला नदी नहीं है, सॉरी, कुरसैला जगह, कुरसैला में गंगा नदी में यह मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। कोसी के बाद रोकते हैं अभी इसको, आज के बाद फिर कल क्लास लेंगे तो उसमें मैं कोसी के बाद का हम जिक्र करेंगे। आज की क्लास मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया आपको, और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, प्लेटफॉर्म पे आप एप्लीकेशन को ख़रीद सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन में जो जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं और जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज को आप खरीद सकते हैं। दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए ना, और कोर्सेज को लीजिए। फिर उसके बाद जो है तैयारी को एक निश्चित आयाम दीजिए, और गोल जो होगा आपका केवल और केवल सिलेक्शन है, और उसी हिसाब से हमारी पढ़ाई चल रही है और इसी रफ्तार से चलती रहेगी। थोड़ी रफ्तार ज़्यादा मिलेगी आपको क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, लेकिन ये रुकता नहीं है, वन लाइनर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना होता है। तो एकदम से नटशेल में निकालना होता है, उसका सारांश निकालना होता है, फिर जा कर के ये वीडियोस बनता है और ये बनता है पीडीएफ। तो बाकी पीडीएफ भी आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा। तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताइए, आप कमेंट कीजिए और वीडियो को कैसी लगी आपको। ठीक, आज हाँ, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, उसमें कोर्सेज को लीजिए। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।